नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। गुजरात के मोरबी में अब तक का सबसे बड़ा हादसा सामने आया है, जिसे लेकर चारों तरफ कोहराम मचा है। लोग परेशान हैं। समूचे देश में पुल ढहने से इतनी बड़ी दुर्घटना कभी नहीं हुई, इसलिए यह दुर्घटना जेरे बहस भी है। लोग यह साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अभी तक अंतिम तौर पर जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह पहला हादसा है और इस हादसे से हम लोग कोई सबक ले लेंगे। इससे पहले भी 1977 से 2017 के 4 दशकों में पूरे भारत में 2130 पुल ढह चुके हैं। इसके कारण अलग अलग हैं। इन्हें कभी प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर दबा दिया जाता है और कभी ब्लेम गेम होता है और कभी भी अंतिम जिम्मेदार आदमी पकड़ में नहीं आता है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का आदमी हो, चाहे वो मेंटेनेंस का आदमी हो, चाहे डिजाइनर हो, या जो पुल पर क्षमता से अधिक लोगों को आने की इजाजत देता हो। 4 दशकों में 2130 पुलों के ढहने की दास्तान एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल बयान करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय जर्नल का नाम स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। इसके मुताबिक भारत में प्राकृतिक आपदाओं के चलते 80.3% पुल के बुनियादी ढांचे की विफलता पर सबसे विनाशकारी प्रभाव डाला है। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा पुलों के ढहने की घटनाओं में 10.1% घटनाएं सिर्फ इसलिए घटी हैं क्योंकि उसमें घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया था। दिलचस्प यह है कि ओवरलोडिंग के मामले में 3.28% पुल ही ढहे हैं। अध्ययन में कहा गया है कि पुलों के विफल होने के अन्य प्रमुख कारण हैं विस्फोट और वाहनों या जहाजों के साथ दुर्घटनाएं। दुर्भाग्य की बात है कि पुल ढहने की दुर्घटनाओं, जान माल की भयानक हानि के बाद भी किसी को सख्त सजा होने की जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बिजनबाड़ी में गोरखा जन मुक्ति मोर्चा की एक बैठक के समय भीड़ के दबाव में एक झरने के ऊपर बना लकड़ी का पुराना फुट ब्रिज गिर गया। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। यह पुल 18 सितंबर 2011 को आए भूकंप से कमजोर हुआ था और बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने पर जमींदोज हो गया। दार्जिलिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ठीक एक हफ्ते बाद 29 अक्टूबर 2011 को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग नदी पर एक फुट ब्रिज गिर गया। यह पुल उस समय गिरा जब 63 लोग तारी नाम के कीट को पकड़ने के लिए उस पुल पर इकट्ठा हुए थे। पुल का निर्माण 1987 में किया गया था और 1992 में इसे चालू किया गया। इस घटना में कम से कम 30 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे ही थे। 2016 में उत्तरी कोलकाता के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार इलाके में 2.2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के एक निर्माणाधीन हिस्से के गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई थी। 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हैदराबाद स्थित कंपनी IVRCL जो फ्लाईओवर का निर्माण कर रही थी, इसने इस हादसे को भगवान का कार्य बताया, प्राकृतिक आपदा के रूप में चित्रित करने की मांग की। 4 सितंबर 2018 को इसी तरह की घटना में दक्षिण कोलकाता के 50 साल पुराने माजेरहाट पुल के एक हिस्से के ढहने से 3 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हो गए। यह हादसा बारिश के दौरान हुआ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन के पास एक फुट ओवर ब्रिज 14 मार्च 2019 को ढह गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 30 लोग घायल हो गए थे। कम से कम 3 दशक पुराना यह ब्रिज आजाद मैदान पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करता था। दिलचस्प यह है कि इस पुल का ऑडिट घटना के ठीक 6 महीने पहले किया गया था। इस पुल के मेंटेनेंस का काम BMC के हवाले था। मार्च 2012 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया था, जिसमें 6 लोग मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए। अलकनंदा नदी पर बना यह पुल उस समय गिर गया जब मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। हालांकि पुल के गिरने के कारणों का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। जून 2014 में सूरत में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर पुल के गिरने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। यह फ्लाईओवर
पार्ले पॉइंट क्षेत्र की तापी नदी के पास अदजान से जोड़ने वाला केबल वायर ब्रिज था। इस मामले में सूरत पुलिस ने 3 इंजीनियरों सहित 18 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। ये लोग नगर निगम के पुल विभाग का हिस्सा थे। पुलिस ने अपने जांच में पाया कि पुल की डिजाइन और उसमें प्रयोग की गई सामग्री दोनों पुल के ढहने के लिए जिम्मेदार थे। अगस्त 2016 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक फ्लाईओवर गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई थी। 11 दिनों की लंबी खोज में कुछ शव बरामद हो सके, जबकि बाकी की पहचान नहीं हो सकी। यह घटना उस समय हुई जब राज्य परिवहन की 2 बसें और 10 निजी वाहन सावित्री नदी पर बने पुल को पार कर रहे थे। मानसून के कारण नदी उफान पर थी। यह पुल ब्रिटिश काल में बना था, जिसकी उम्र उस समय 106 वर्ष थी। इस हादसे की भी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी तय ही नहीं की गई। गोवा के कुरचोरम गांव में पुर्तगाली युग का एक पुल मई 2017 में ढह गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। सैन वोडर्म नदी पर बने फुटब्रिज की भी अच्छी स्थिति नहीं थी। यह उस समय ढहा जब राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के लोग एक व्यक्ति को बचाने के लिए काम कर रहे थे, जो संभवतः आत्महत्या के प्रयास में नदी में कूद गया था। बचाव अभियान देखने के लिए पुल पर 50 लोग जमा हो गए थे। इसी के चलते पुल ढह गया, लेकिन इस घटना के लिए भी किसी को जिम्मेदार ठहराया ही नहीं जा सका। वाराणसी में 2018 में हाल के दिनों में सबसे भयानक फ्लाईओवर दुर्घटना हुई। वाराणसी इलाहाबाद राजमार्ग की ओर जाने वाली सड़क पर एक फ्लाईओवर का हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। उस फ्लाईओवर का जो हिस्सा ढहा वो सरकारी सहयोग से बनाया जा रहा था। कई मिनी बसें, दुपहिया वाहन और कारें पुल के नीचे आ गईं। इस पुल का उद्घाटन सिर्फ 3 महीने पहले ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी दास्तान है। बुंदेलखंड में मायावती के दौर में एक पुल का एक तरफ से मंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, दूसरे सिरे से पुल जमींदोज हो गया। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके कार्यकाल में ही बना पुल उसके कार्यकाल के कुछ आसपास ही न जमींदोज हो जाता हो। सवाल यह उठता है कि इसकी जवाबदेही तो तय ही की जानी चाहिए। जिन मामलों में घटिया सामग्री के उपयोग की बात सामने आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होने की वजह से ये घटनाएं भारत में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मोरबी घटना में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जिस तरह ब्लेम गेम खेला जा रहा है, जिस तरह नगर पालिका, जिला प्रशासन, राज्य सरकार और पुल की मरम्मत देखने वाली कंपनी, इन सब के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसे देख के कहा जा सकता है निश्चित तौर से इसमें भी कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर इसमें कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि सिलसिला अंतहीन है। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में हम अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।